पिछली कक्षा में हम राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर क्या है। हमने राजनीति विज्ञान का जो है मूल्य संबंधी अंतर लिया था और उसमें हमने देखा था कि मूल्य के संदर्भ में किस तरह से राजनीति विज्ञान और परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन में अंतर है। अध्ययन पद्धतियों के क्षेत्र में हमने लिया था अंतर, कालक्रम के संबंध में हमने अंतर लिया था और अब हम अगला अंतर लेते हैं परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में। अगला है परिभाषा के बारे में अंतर। परिभाषा के बारे में देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण जो है वह राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में बताते हैं और परंपरागत दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण राज्य और सरकार से इसका सरोकार मानते हैं। उनका ये मानना है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, जैसे कि प्रमुख विचारक गार्डनर है, उसने भी ये कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। तो इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण राज्य और सरकार को ही इसकी परिधि में शामिल करता है और जो परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से परिभाषा के बारे में ये राज्य और सरकार से इसका अध्ययन मानते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है, आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह मानव के राजनीतिक व्यवहार को इसमें शामिल करता है और औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं की बात करता है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह इसकी परिभाषा ये मानता है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार का अध्ययन है और कई विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार के अध्ययन तक ही सीमित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राज्य और सरकार से कहीं अधिक मानव के राजनीतिक व्यवहार को इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है और इस प्रकार से वह इसकी परिभाषा की परिधि में मानव के राजनीतिक व्यवहार उसके स्वरूप को इसमें शामिल करता है। अगला अंतर है अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर। अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर। तो देखिए, परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है और औपचारिक संस्थाओं का मतलब राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह। औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल जबकि आधुनिक दृष्टिकोण मानव के राजनीतिक व्यवहार को इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है और मनुष्य के जो विविध पक्ष हैं उन सभी पक्षों को इसके अध्ययन में शामिल मानता है। इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण का जो क्षेत्र है वो तो क्या है? संकुचित है।
जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, व्यापक है। तो इस प्रकार से अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से दोनों दृष्टिकोण में अंतर यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र संकुचित है, वो केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को इसमें शामिल करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण मानव के राजनीतिक व्यवहार को इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल करके इसका क्षेत्र जो है वह व्यापक हो जाता है और इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शासन के जो तीनों अंग हैं उन तीनों अंगों को भी इसमें शामिल करता है। इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र जो है वह संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। अब अगला अंतर है वह है राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में अंतर। अगला अंतर है राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में अंतर। अगला अंतर है राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में। देखिए अगला अंतर है राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो ये मानता है राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा नहीं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो ये मानता है राजनीति विज्ञान क्या है, एक विशुद्ध विज्ञान है। तो इस प्रकार से प्रकृति के बारे में भी दोनों दृष्टिकोण में अंतर है कि परंपरागत दृष्टिकोण विज्ञान है अथवा नहीं, जबकि आधुनिक जो दृष्टिकोण है वह इसे विशुद्ध विज्ञान के रूप में बताता है कि जो राजनीति विज्ञान है वह एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में है। तो इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण ये मानता है राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा नहीं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में देखता है। अगला अंतर है राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अंतर। राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अंतर। तो देखिए राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अंतर कैसे। परंपरागत दृष्टिकोण जो मानता है वो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव कल्याण। तो परंपरागत दृष्टिकोण मानव कल्याण को प्रमुख मानता है कि मानव कल्याण जो है वह राजनीति विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण ये मानता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए राजनीति विज्ञान बना है और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करना। इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण का उद्देश्य जो है वह मानव कल्याण तक ही सीमित है और ये मानता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है, प्रमुख रूप से मानव का कल्याण करना है, मानव का हित करना है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का जो उद्देश्य वह है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। वो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान जो बना है वो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए बना है और इसी प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण जो है ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य प्रमुख रूप से मानता है राजनीति विज्ञान का उद्देश्य और उसे एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करता है। तो देखिए हमने ये अंतर देखे कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर क्या है और इन अंतरों के बाद में हम यह कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वह केवल
राजनीति विज्ञान को एक औपचारिक रूप से वह उसके अध्ययन को मानता है, औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को इसमें शामिल करता है, और इसके साथ ही राजनीति विज्ञान को विशुद्ध रूप विज्ञान के रूप में, जो इसने एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थान दिलाई है, एक नई पहचान इसे विषय के रूप में दिलाई है, और वो दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को एक नई पहचान दिलाई, एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे अपना एक नया अस्तित्व दिलवाया, और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को इसमें शामिल किया, जिससे अन्य विषयों के साथ में इसका जो सहसंबंध स्थापित हुआ और एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे एक नई पहचान मिली। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह वैज्ञानिक रूप से होने लगा और इसे विशुद्ध विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण जो है वह राजनीति विज्ञान का पुराना दृष्टिकोण है, और दूसरे महायुद्ध के बाद में, व्यवहारवादी क्रांति के बाद में एक नए युग का इसमें सूत्रपात हुआ, एक नए युग का एक चरण इसमें आया, और जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। देखिए, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में हमने जो अंतर अभी पढ़े, उन अंतरों को समझने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण ने ही राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की और उसे एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में उसे एक नई पहचान दिलाई। तो देखिए, अगला आपका टॉपिक आता है इसमें परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बाद में, वो है आपका व्यवहारवादी उपागम। देखिए, आपका अगला टॉपिक है व्यवहारवादी उपागम। उपागम या क्रांति, व्यवहारवादी क्रांति। तो देखिए, व्यवहारवादी उपागम और व्यवहारवादी क्रांति जो है राजनीति विज्ञान में दूसरे महायुद्ध के बाद में इसका सूत्रपात हुआ, और दूसरे महायुद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा दी गई, जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो दूसरे महायुद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में अलग अलग जगह, अमेरिका में जैसे कि इससे संबंधित शिकागो संप्रदाय है, वहां पर नए नए शोध होने लगे, और उन शोधों में, उन रिसर्चों में ये निष्कर्ष निकाले जाने लगे कि राजनीति शास्त्र को एक नए विज्ञान के रूप में इसे पहचान मिले, और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अस्तित्व पूरे विश्व को जो है वह स्वीकार हो। और इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में एक नई क्रांति का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं व्यवहारवादी क्रांति। इस व्यवहारवादी क्रांति के कारण राजनीति विज्ञान में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, एक नई दिशा मिली राजनीति शास्त्र को, और राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान के रूप में इसे एक नई पहचान मिली। तो देखिए, राजनीति विज्ञान जो है इसमें नए विषयों को शामिल किया गया, जैसे कि हमने आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा और उसमें आप लोग को बताया था कि इसमें मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को शामिल किया गया। उसी प्रकार से अध्ययन की नई पद्धतियों को लिया गया, आनुभविक, पर्यवेक्षणात्मक, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां ली गई, और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह एक नए रूप में किया जाने लगा। तो इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण, जहां पर राजनीति विज्ञान में मूल्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है, उसके स्थान पर
आधुनिक दृष्टिकोण में अर्थात व्यवहारवादी उपागम ने मूल्यों के प्रति तटस्थता की बात की, जो एक नई शुरुआत थी, एक मौलिक राजनीति विज्ञान को देन थी कि राजनीति विज्ञान को जो है वह एक नई दिशा दी गई कि इसमें मूल्यों से अलग अध्ययन अर्थात मूल्यों के प्रति तटस्थ रहते हुए अध्ययन की बात की गई कि मूल्यों के प्रति तटस्थता किस प्रकार की जाए। तो देखिए, इस प्रकार राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के कारण राजनीति विज्ञान का अध्ययन सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से किया जाने लगा और इसे एक नई दिशा, एक नई इसे पहचान मिली और इसका अध्ययन जो है वह वैज्ञानिकता पर खरा उतरने लगा, अर्थात इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों की शुरुआत की जाने लगी। तो देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में नई तकनीकों को, नई प्रविधियों को इसमें शामिल किया गया और इसमें प्रमुख योगदान जो था चार्ल्स मैरियम की किताब जो 1925 में प्रकाशित हुई। चार्ल्स मैरियम ने 1925 में एक किताब लिखी पुस्तक लिखी। चार्ल्स मैरियम ने 1925 में पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स इसकी एक नई रचना थी, जिस रचना ने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिकता को प्रवेश दिया गया। तो देखिए, किताब बहुत ही प्रमुख किताब है। व्यवहारवादी क्रांति में इसका प्रमुख स्थान रहा। इसी प्रकार से हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये भी किताब बहुत ही प्रमुख थी। इसी प्रकार से डेविड ईस्टन की पॉलिटिकल सिस्टम, वही बहुत ही प्रमुख किताब रही इस दिशा में। नया उसने योगदान दिया। डेविड ईस्टन की किताब थी पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस प्रकार इन विचारकों ने अपने जो भी पुस्तकें लिखी, अपने ग्रंथ प्रकाशित किए, उन पुस्तकों ने राजनीति विज्ञान में एक नई क्रांति का जन्म दिया, जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति कहते हैं। और इस क्रांति ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पूरी तरह से परिवर्तित किया, परिमार्जित किया, संशोधित किया। एक नए रूप में राजनीति विज्ञान में जो है एक नई शुरुआत हुई। तो देखिए, इन विचारकों ने अपने पुस्तकों द्वारा एक नई जो शुरुआत की और राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण के स्थान पर, जैसे कि आपने पढ़ा पिछली कक्षा में कि आधुनिक दृष्टिकोण का जो है जन्म हुआ और परंपरागत दृष्टिकोण में जिस प्रकार से अध्ययन जो आउटडेटेड हो गया था, उस अध्ययन को नवीन बनाने के लिए, उस अध्ययन को न्यू बनाने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ और इसमें वैज्ञानिकता को समाहित किया गया और राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में एक नई पहचान दी। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में मूल्यों को बिल्कुल अलग कर दिया और मूल्यों से बिल्कुल अलग रहकर इसके अध्ययन को जो है एक नई शुरुआत की गई। जबकि व्यवहारवादी क्रांति के बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति। उसमें हम पढ़ेंगे कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने जो राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी क्रांति के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया था, उस असंतोष के बाद में
उसके परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ और उसने मूल्यों को स्थान दिया। राजनीति विज्ञान में मूल्यों को जो है नकारा नहीं जा सकता, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे जब हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का टॉपिक लेंगे। तो व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में मूल्यों को बिल्कुल अलग रखा और सामाजिक समस्याओं के प्रति जो है वह बहुत ही प्रभावी समाधान की बात कही गई। तो देखिए, व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में पूरी तरह से जो है एक नए युग का शुरुआत की और इसके अध्ययन में नई अध्ययन पद्धतियां, इसके अध्ययन में नए विषयों को शामिल किया गया और इस प्रकार व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से परिवर्तित किया। तो देखिए, हम देखते हैं इसमें जो कई विचारक हैं उन्होंने इसके बारे में जो अपनी परिभाषाएं दी हैं वो किस प्रकार उन्होंने दी है और इसे एक नए युग के रूप में राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है इस क्रांति को, क्योंकि इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पूरी तरह से बदल दिया। जैसा कि देखिए, हम बात करते हैं, डेविड ईस्टन ने कहा है व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समझ ध्यान केंद्रित करता है। डेविड ईस्टन ने कहा है व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है, अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात जो व्यवहारवादी क्रांति ने वास्तविक व्यक्ति को अर्थात मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु माना और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को इसके अध्ययन में प्रमुख स्थान दिया गया। तो इस प्रकार व्यवहारवादी शोध जो है वह वास्तविक व्यक्ति पर अपना समझ ध्यान केंद्रित करता है। इसी प्रकार रॉबर्ट ए डहल ने कहा है व्यवहारवादी क्रांति, रॉबर्ट ए डहल ने कहा है कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान के असंतोष के व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान के असंतोष का परिणाम है, असंतोष का परिणाम है, असंतोष का परिणाम है। और इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य, इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन को, राजनीति विज्ञान को
और इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। तो देखिए, व्यवहारवादी उपागम के बारे में डेविड ईस्टर ने कहा है कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है, कि इसका प्रमुख केंद्र बिंदु व्यक्ति है और व्यक्ति के चारों तरफ इस अध्ययन की सुई घूमती है। इसी प्रकार से रॉबर्ट ए डहल ने कहा है कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान के असंतोष का परिणाम है और इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। अर्थात राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप जो इसका अध्ययन पुराना हो गया है, उस अध्ययन को नवीन बनाने के लिए, उस अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए जो है राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी उपागम जो है उसकी शुरुआत हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। तो देखिए, इस प्रकार व्यवहारवादी जो उपागम है वो अस्तित्व में इसलिए आया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए व्यवहारवादी उपागम का जन्म हुआ और इसने सबसे प्रमुख मुख्य रूप से इन बातों पर बल दिया कि प्रमुख दो बातों पर इसमें बल दिया गया। पहला तो मानव का राजनीतिक व्यवहार, मानव का राजनीतिक व्यवहार अध्ययन का केंद्र बिंदु और इसके साथ ही जो है कानूनी दार्शनिक जो अध्ययन पद्धतियां थी, कानूनी दार्शनिक अध्ययन पद्धतियों के स्थान पर, अध्ययन पद्धतियों के स्थान पर नई वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का समावेश। तो देखिए, मानव के राजनीतिक व्यवहार को इसमें शामिल किया गया और जो अध्ययन की पुरानी अध्ययन पद्धतियां थी जो कि बहुत ही पुरानी हो गई थी, उन अध्ययन पद्धतियों के स्थान पर नई वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को इसमें समाहित किया गया। तो इस प्रकार से व्यवहारवादी उपागम में मुख्य दो बातों पर बल दिया गया कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, उसी प्रकार से जो अध्ययन पद्धतियां परंपरागत दृष्टिकोण के फलस्वरूप जो पुरानी हो गई थी, उन पुरानी अध्ययन पद्धतियों के स्थान पर अब समय था नई अध्ययन पद्धतियों की इसमें समावेश किया जाए और अब नई अध्ययन पद्धतियों को इसमें शामिल किया गया। तो देखिए, इस प्रकार से व्यवहारवादी उपागम जो है वह परंपरागत दृष्टिकोण में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए अस्तित्व में आया और इसमें जो अध्ययन का क्षेत्र जो संकुचित था उसको व्यापक किया गया और मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार औपचारिक संस्थाओं को शामिल किया गया। इसके साथ ही जो अध्ययन की पद्धतियां पुरानी हो गई थी उनके स्थान पर नई अध्ययन पद्धतियों को, वैज्ञानिकता और नई तकनीकों पर जो आधारित अध्ययन पद्धतियां थी उनको इसमें शामिल किया गया। तो देखिए, अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि एक विचारक है किर्कपैट्रिक। उस किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवादी उपागम की
कुछ विशेषताएं बताई हैं चार, उनको हम देखते हैं कि किर्कपैट्रिक के अनुसार तो देखिए किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवादी उपागम की किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवादी उपागम की चार प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। जो इस प्रकार है। देखिए, पहली है कि उसने बताया है कि पैट्रिक ने व्यवहारवादी उपागम की चार प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। उसमें उसने इन बातों को बताया है कि किस प्रकार से व्यवहारवाद की प्रकृति आधारित है और इसमें मूल इकाई व्यक्ति को माना गया है। अर्थात चार प्रमुख विशेषताएं और इसे हम प्रकृति भी कहते हैं कि इसने प्रकृति बताई है। पहला है अध्ययन की मूल इकाई, अध्ययन की मूल इकाई व्यक्ति को माना है। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवादी उपागम की चार प्रकृति बताई, विशेषताएं बताई है। उसमें बताया कि अध्ययन की मूल इकाई व्यक्ति को माना है। दूसरा है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या है? घनिष्ठ संबंध है। और अगला है व्यवहारवाद में तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, व मापन पर बल देना। तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण व मापन पर बल देना और इसके साथ ही राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभविक अध्ययन के रूप में विकसित करना।
तो देखिए, किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवादी उपागम की 4 प्रमुख प्रकृतियां विशेषता बताई हैं। पहला है अध्ययन की मूल इकाई व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति जो है वह अध्ययन की मूल इकाई है और सारा अध्ययन जो है व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगला है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या है, घनिष्ठ संबंध है और इसीलिए राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण में मापन पर बल दिया गया। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित और अनुभविक अध्ययन के रूप में विकसित किया गया। तो इस प्रकार किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवादी उपागम की ये 4 प्रमुख प्रकृति बताई है और इस प्रकार व्यवहारवादी उपागम ने जो है एक नए युग की शुरुआत की और इस प्रकार राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था, उस परंपरागत दृष्टिकोण में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए राजनीति विज्ञान में एक नई क्रांति का जन्म हुआ, जिसने राजनीति विज्ञान में पुरानी अध्ययन पद्धति के स्थान पर नई अध्ययन पद्धतियों को शामिल किया गया, जो कि तथ्यात्मक विवरण पर आधारित थी और जिसमें राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया गया। इस प्रकार व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में इसे जो है एक नई पहचान दिलाई।